हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विद राजेंद्र सर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे फॉर्मूला जो आपको जेईई नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो उसके लिए मेरा वीडियो आप पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज रिलेटेड टू जेईई नीट। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम CGS यूनिट ऑफ चार्ज। आपने चार्ज के बारे में पढ़ा है, उसके SI यूनिट के बारे में पढ़ा है। जैसे आप जानते हो कि चार्ज का SI यूनिट जो है वो कूलम है, लेकिन क्या आप जानते हो कि CGS यूनिट क्या है? नहीं जानते हो तो जान लीजिए। एक जो है वो स्टेट कूलम है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, जो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले जो चैप्टर है उसमें अगर चार्ज का CGS यूनिट लेना है तो हम कौन सा लेंगे? स्टेट कूलम। और अगर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे तब उसमें अगर चार्ज का यूनिट लेना है CGS यूनिट तो हम क्या लेंगे? AB कूलम। अब ये स्टेट कूलम या फिर AB कूलम, उसका रिलेशन क्या है कूलम के साथ? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम एज वेल एज 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 AB कूलम। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो तो सिंपल सा टॉपिक है, वैसे Q इज इक्वल टू NE। अब बात करते हैं हम कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस। ये तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R²। और दूसरे फॉर्मूला की तरफ देखें तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R²। तो यहाँ पर ε0 क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब हम थोड़ा बहुत आगे की बात करें, ये तो आप जानते हो लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ε0 जो है वो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, वो आप जानते हो, लेकिन ε r या फिर K, ε r को जो बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, K जो है उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों सेम ही है लेकिन नाम अलग अलग है। और एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, उसको बोलते हैं हम परमिटिविटी इन मीडियम। तीन देखो, ε0 दैट मीन्स परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, εr दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन दैट मीन्स परमिटिविटी इन मीडियम। अब ये तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 इंटू εr। और εr की जगह आप K भी लिख सकते हो। मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 इंटू K। कूलम फोर्स इन मीडियम मतलब जब दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में कुछ मीडियम है, फ्री स्पेस नहीं है, तब वो दो चार्ज के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? FM दैट मीन्स फोर्स इन मीडियम। तो FM इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 नॉट ε0। ε0 मैंने नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 4πε0 लेकिन अगर हम रिलेशन बिटवीन कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस एंड मीडियम की बात करें, मान लो कि F जो है वो कूलम फोर्स है व्हेन एवर फ्री स्पेस है दो चार्ज के बीच में, और FM जो है वो कूलम फोर्स है जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम है। तो ये F और FM के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो उसकी बात करें तो FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/K। ये भी आपको याद रखना है, वेयर F इज अ कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस एंड FM इज अ कूलम फोर्स इन मीडियम एंड कैपिटल K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ कूलम्स फोर्स। तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? कूलम्स लॉ हम कब तक यूज़ कर सकते हैं? तो कूलम्स लॉ जो है वो हम ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, दो सरफेस चार्ज है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिया है, तो आप सीधा ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कूलम फोर्स की लिमिटेशन क्या है? दो पॉइंट चार्ज है तभी ना तभी आप उस दोनों के बीच में ये जो फोर्स फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और दूसरा कि वो जो चार्ज है दोनों स्टैटिक होने चाहिए। स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि मोशन में नहीं होने चाहिए। दोनों चार्ज, एक Q1 मान लो, दूसरा Q2 है, दोनों स्टेबल है और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है और दोनों पॉइंट चार्ज है, तभी ना तभी ये जो कूलम फोर्स है हम अप्लाई कर सकते हैं। कूलम फोर्स व्हेन डिफरेंट मीडियम्स आर बिटवीन टू चार्जेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये शायद आपने कभी भी नहीं देखा होगा, तो समझना पूरा कॉन्सेप्ट। एक मान लो चार्ज Q1 है, एक दूसरा जो चार्ज है वो Q2 है।
दोनों के बीच में डिफरेंट मीडियम है। एक मीडियम है तो कोई इश्यू नहीं है, सीधा सा हम फॉर्मूला बोल देंगे FM इज इक्वल टू F/K। लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम है, मान लो कि यहाँ पर एक मीडियम K1 है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा मीडियम जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तीसरा है जिसके K3 और चौथा है इसका K4। अब पहला जो K1 है उसका जो लेंथ है या फिर डिस्टेंस है वो कितना है T1, K2 जो है उसका T2 है, K3 जो है उसका कितना है T3 है, एंड K4 जो है उसका कितना है T4 है। तो अब ऐसी कुछ सिचुएशन है, अभी तक क्या था, सीधा सा फॉर्मूला Q1 Q2 दोनों के बीच में अगर फ्री स्पेस है तो सीधा फॉर्मूला लिख दिया। Q1 Q2 के बीच में अगर कुछ मीडियम है और वो एक ही मीडियम है थ्रू आउट, तो उसके लिए भी सीधा सा फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट मीडियम है, तब जाके हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n। अब सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n मतलब यहाँ पर 4 मीडियम है डिफरेंट टाइप के, तो हम 1 to 4 लिख सकते हैं। TI दैट मीन्स T1 T2 T3 यहाँ पर जो भी लिखा है वो, और रूट KI, और वो पूरा करके स्क्वायर करना है। एक्सपेंशन करना वैसे आपको आता है, तो नीचे वाला जो है आपको एक्सपेंशन करना है और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो वो जो फोर्स मिलेगा वो ये दोनों Q1 Q2 के बीच के जो फोर्स होगा वो मिलेगा। अब बात करते हैं, व्हेन टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m आर चार्ज विथ ए चार्ज q, then these two balls are suspended by silk threads of length L, then distance between them। मैं आपको पूरी सिचुएशन बताऊँ, यहाँ पर एक फिगर में आपको बताता हूँ कि अगर दो चार्ज है या फिर दो स्फीयर लेते हैं, पहले दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल बॉल में अगर हम चार्जिंग करते हैं, सेम चार्ज Q फिलअप करते हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से दोनों दूर भागेंगे और कुछ डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएंगे। तो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो वो दोनों, यहाँ पर जो फिगर बनाई है मैंने, वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे और कुछ x डिस्टेंस जब दोनों के बीच में आ जाएगा तब वो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो वो x कितना होगा, उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करने की आती है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 2L F डिवाइड बाई mg। अब F क्या है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्लियर, और m जो है वो मास m है, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और L मतलब जो भी है थ्रेड सी उसका लेंथ है। तो x जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2L F डिवाइड बाय mg। और समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर दो बॉल है, दोनों का मास जो है वो m है, अगर दोनों को हम चार्ज q फिलअप करते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, वो दोनों दूर भागेंगे, तो आफ्टर सम टाइम वो इक्विलिब्रियम में आके रुक जाएंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x। तो x कितना होगा, उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2L F डिवाइड बाय mg। अब यही जो सिचुएशन है उसको मैं कोई दूसरे मीडियम में डुबा देता हूँ। इफ़ बॉल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड, अगर लिक्विड में रख देते हैं ये पूरा सिस्टम जिसका डेंसिटी कितना है, रो है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स रिमेन सेम, जो डिस्टेंस था वो सेम टू सेम रखना है। लेकिन यही पूरी सिस्टम को अगर हम कोई लिक्विड कि जिसकी डेंसिटी रो है उसमें अगर डुबा देते हैं तो क्या हो जाएगा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय। तो वो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछे कि डाइलेक्ट्रिक फाइंड आउट करो, अगर हम कोई मीडियम में उसको डुबा देते हैं, मान लो कि लिक्विड है, सपोज लिक्विड का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करने को बोलते हैं कि जब भी ये सिस्टम हम उसमें लिक्विड में डुबा देते हैं तब ये जो डिस्टेंस सेम टू सेम रहता है, तो वो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू रो डैश डिवाइड बाय रो डैश माइनस रो। रो डैश क्या है, जो बॉल है उसका डेंसिटी है, और रो क्या है, लिक्विड जो है उसका डेंसिटी है। रो डैश इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला कब कौन सा वर्क यूज़ करना है वो आपको सोचना है, लेकिन मैं आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर ये जो पूरी सिस्टम आगे बताई
उसको हम कोई लिक्विड की जिसका डेंसिटी रो है उसमें फिलअप करते हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम टू सेम रहता है। तो अगर आपको के दिया है तो उसमें से आप रो डैश पे फाइंड आउट कर सकते हो, रो डैश दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द बॉल, या फिर अगर रो फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो फाइंड आउट करना है तो भी कर सकते हो। तीन में से क्या दिया है उस पर डिपेंडेंट है और क्या फाइंड आउट करना है उस पर डिपेंडेंट है। अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर तीन चार्ज मैंने लिए हैं, एक Q1 है, दूसरा Q है, तीसरा Q2 है। Q1 एंड Q जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है R1 है, सेम थिंग Q एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है R2 है। तो Q1 कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, Q कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, Q2 कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसका सीधा फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात करते थे। तो फॉर Q1 इज इन इक्विलिब्रियम, अगर Q1 को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए सीधा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q2 डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। ये सीधा वैल्यू आप पुटअप कर देते हो तो वो कंडीशन आ जाएगी कि अगर Q1 जो है वो इक्विलिब्रियम में इस टाइम पर रहेगा, ये कंडीशन है तो Q1 जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। सेम थिंग Q2 के लिए कंडीशन कौन सी है, तो Q1 डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। और तीसरी जो कंडीशन है Q अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो क्या कंडीशन है, ये मैंने कंडीशन सारे लिखी है, वो डेरिवेशन कर सकते हो आप लोग, लेकिन जैसे आप टोटल 4 0 करके आप डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला के लिए सीधा याद रखना है तो आप सीधा इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर Q जो है इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर।